हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज से मैं आपके सामने एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूं जो क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक के पूरी तरह से बेस्ड है, जिसमें मैं यहां आप लोगों को पूरी बुक को ना लेकर उसके हर एक चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया हूं जो परीक्षा उपयोगी है और आपकी जानकारी के लिए भी जरूरी है। उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा और उससे रिलेटेड आपको डाटा भी दिया करूंगा। तो इसको जैसे चालू करते हैं तो इसमें जो आपका पहला टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, इसमें जो है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या था, एक भारतीय नेताओं द्वारा उस टाइम पे देखा जाए तो ऐसे तंत्र को स्वीकार किया गया जो कुछ लोगों की बजाय सबके हितों को प्रोत्साहित करे और सबके हितों को बेहतर बनाए। स्वतंत्र भारत में नेताओं ने देखा कि पूरे विश्व में दो प्रकार के आर्थिक तंत्र थे। जैसे पहले इसमें थे समाजवाद है और दूसरा था जो है वो पूंजीवाद है। समाजवाद और पूंजीवाद, जैसा कि आप यहाँ ये देख सकते हैं, उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिश्रण करके एक नई आर्थिक तंत्र का निर्माण किया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950 में इसका योजना का गठन हुआ था, जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना का निर्माण करती है तथा निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करती है। योजना आयोग के गठन के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजना आयोग का प्रारंभ हुआ था। देखा जाए जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी वो 1951 में लागू की गई थी और 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूरी तरह से कृषि, बिजली, सिंचाई, ये तीन तरह के जो क्षेत्र थे उन पर फोकस किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से 1961 थी, जो पूरी तरह से उद्योग के पर थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 थी, जो खाद्य और उद्योग के लिए थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 कृषि के लिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 जो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 कृषि व उद्योग के लिए थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 जो ऊर्जा और खाद्य के लिए थी। इसी तरह आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव स्रोत शिक्षा, नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो था आपका ये सामाजिक न्याय और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये उसमें रोजगार व ऊर्जा पर फोकस किया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास के लिए थी, जिसका टाइम पीरियड 2007 से 2012 था और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक के लिए था। इस तरह पंचवर्षीय योजनाओं का दौर चला। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें क्या था, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक समानता। समृद्धि से तात्पर्य देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, जैसे कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि हो, अर्थात उत्पादक पूंजी तथा सहायक सेवाओं जैसे परिवहन और बैंकिंग सेवाओं का बृहद स्टॉक यह उत्पादक पूंजी में सेवाओं की वृद्धि से है। जैसे जीडीपी जो है राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का संकेतक होती है। जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। इसे चॉकलेट या केक के टुकड़े के उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे चॉकलेट या केक का आकार बढ़ता जाएगा और अधिक लोग भी इसका आनंद ले सकते हैं। उसी तरह पंचवर्षीय योजना के शब्दों में भारत के लोगों का जीवन और बेहतर समृद्ध बनाना है तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अति आवश्यक था। यहाँ दूसरे में देखा जाए आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के ऐसे उत्पादकों की नई तकनीक को स्वीकार करना जो नई तकनीक का प्रयोग करके ही आधुनिकीकरण करें। जैसे कि फसल उत्पादन में आप देख सकते हैं कि पुराने बीजों के बजाय नए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना। इसका अर्थात यह है कि केवल नई तकनीक के प्रयोग से नहीं जुड़ा बल्कि राष्ट्र की वैचारिक और सामाजिक मनोस्थिति में परिवर्तन से भी है। जैसे महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना। परंपरागत समाज में महिलाओं केवल घरेलू कार्य करती थी, जबकि आधुनिक समाज में उन्हें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होने लगा। आधुनिकीकरण समाज को सभ्य और संपन्न बनाता है। आत्मनिर्भरता जो होती है, राष्ट्र की समृद्धि और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए दो रास्ते हैं, जिसमें से अन्य देशों से आयातित संसाधनों का उपयोग या फिर स्वयं के संसाधनों का उपयोग करना। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था और अन्य राष्ट्रों से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं जिनका स्वयं उत्पादन हो सकता था उनका आयात हतोत्साहित किया गया था। मतलब उनके से आयात ना करा के अपने देश में उसका उत्पादन कराना, अपने देश में उसका खपत कराना, इस पर बहुत बड़ा जोर दिया गया था, जो कि एक तरह से देखा जाए तो किसी राष्ट्र की समृद्धि के लिए, विकास के लिए और उनके लोगों के समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी होता। समानता में देखें तो समाज के अभाव में उपरोक्त तीनों उद्देश्य अपने आप में किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने के सक्षम नहीं है। यदि आधुनिकीकरण, समृद्धि और आत्मनिर्भरता राष्ट्र के गरीब तबके तक नहीं पहुंचती है तो आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल धनी व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। अतः असमृद्धि, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, आवास,
कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, जिससे आर्थिक संपन्नता और संपत्ति के वितरण में कमी आए। इससे ये आपका योजना आयोग का ये टॉपिक खत्म होता है। अब जैसे देखें कृषि का जो क्या कैसे योगदान होता था, कृषि का जो था सन 1951 में देश के राष्ट्रीय आय में कृषि का अंशदान 59% था। मतलब इतना ज्यादा था कि उस टाइम पे सेवा और औद्योगिक क्षेत्र उतना विकसित नहीं हुआ था भारत में, जिस कारण से जीडीपी में जो सबसे बड़ा योगदान था 1951 में कृषि का ही था। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या के लिए कृषि है आजीविका साधन थी। औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में न तो वृद्धि हुई थी, न ही वो समान रह गई थी। अतः नियोजक ने कृषि की सर्वोच्चता को प्राथमिकता दी। कृषि की भूमिका दी, जैसे राष्ट्रीय आय में कृषि की भूमिका होती है, रोजगार के हिस्से में होती है, औद्योगिक विकास के लिए आधार होती है, विदेशी व्यापार की महत्ता के लिए होती है, घरेलू उपभोग में महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जैसे मैं आपके लिए एक डाटा लेकर आ रहा हूँ, जैसे राष्ट्रीय आय में इसका कितना हिस्सा है अगर देखा जाए कृषि का, तो एग्रीकल्चर का यह 20% हिस्सा है। जैसे 20% हिस्सा है, जैसे माइनिंग का आप देखेंगे तो 1.63%, मैन्युफैक्चरिंग का 14.43%, कंस्ट्रक्शन का 7%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 15%, फाइनेंशियल रेवेन्यू का 22.5%। उसे देखा जाए तो एग्रीकल्चर का इसमें 20% का योगदान देखा जाता था। और रोजगार में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर आज भी सबसे तेज और सबसे आगे है, 53% जो है 2009-10 के डाटा के हिसाब से एग्रीकल्चर आज वर्तमान समय में भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग में 11% है, कंस्ट्रक्शन में 11% है, ट्रेड में 9% है, ट्रांसपोर्ट में 4% है, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट में 3% है। इस तरह देखा जाए तो एग्रीकल्चर एक तरह से बहुत अच्छा सेक्टर भी है और लोगों की आजीविका के लिए बहुत अच्छा साधन भी है। भारत में जो कृषि की समस्याएं थी उसमें सामाजिक समस्याओं से जैसे आप जानते हैं सामाजिक वातावरण, लोगों का नेचर कैसा है, खेती करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, नई तकनीकों का उपयोग भी नहीं करते हैं, भूमि पर जनसंख्या का दबाव, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, निर्वाहित कृषि, सिर्फ निर्वाह के लिए खेती करते हैं, अपने पेट पूजा बस के लिए, बाकी अन्य किसी कार्य के लिए या फिर सरकार के जीडीपी में उत्पादन के लिए कोई यहाँ खेती नहीं करते, भूमि का अवक्रमण होता जा रहा है, भूमि का जोत का आकार कम होता जा रहा है, और फसलों का नुकसान, वर्तमान में वातावरण की इतनी वातावरण में जो बीमारियां फैली हैं, कभी हॉट क्लाइमेट हो जाता है, कभी कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, बरसात की कमी या बरसात की अधिकता के कारण भी फसलों का नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह देखा जाए जैसे संस्थागत समस्याएं जो थी उत्पन्न थी कृषि में, संस्थागत समस्याओं में देखा जाए तो सुधार की दोषापूर्ण प्रवृत्ति, साख व बाजार में सुविधाओं का अभाव और जोतों का आकार। तो सुधार की दोषापूर्ण प्रवृत्ति का मतलब ऐसा था कि आप खेती में कोई सुधार नहीं किया जाता, बस एक दूसरे पर दोषारोपण करके इससे बचा जा रहा था। बाजार की सुविधाएं नहीं थी, अगर किसान अपना माल बेचना भी चाहे तो उन पे ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग का पूरी तरह से अभाव था, और इस पर बिचौलियों का ज़्यादातर मतलब उनका कवरेज था, जिस कारण से किसानों को उनका उत्पादन के हिसाब से मूल्य नहीं मिलता था। और जो तकनीकी समस्याएं आती थी उत्पादन में, उत्पादन की अप्रचलित तकनीक, मतलब अभी भी वही पुरानी खेती करने का तरीका अपनाते थे, नए उन्नत किस्म का नहीं उपयोग कर पाते थे, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, जो मशीनरी आज कल उपयोग आती है अभी भी किसान उसका उपयोग उतना नहीं कर पाते हैं, और फसलों का अनुकरण भी करते थे। फसलों का अनुकरण मतलब कहा जाए तो हाइब्रिड किस्म के बीजों का नहीं उपयोग करते थे। आज जिस वर्ष में उन्होंने खेती की है उसी के कुछ बीजों को बचा के अगले वर्ष उसी का खेती करते थे, जिस कारण से उत्पादन दिनों दिन कम होता जा रहा था। तो 1950 और 1951 की अवधि के दौरान कृषि में जो भूमि सुधार हुए थे उसमें से सबसे पहला था जैसे अपना भूमि सुधार के लिए मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया, मतलब डायरेक्ट खेती जो थी किसान को दी गई, रैयत बारी जो ऐसे व्यवस्था चलती थी उनका लगान का नियमन किया गया, मतलब अनुचित लगान न लिया जाएगा, जितना हो सकेगा उतना ही, और किसान से जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाएगा। और जो इसे कहते हैं लगान का नियमन किया गया, भूमि का निर्धारण किया गया था, जोतों की चकबंदी की गई, सहकारी खेती की गई, जिससे क्या होता था कि आप खेती करिए आपको उसका मूल्य दिया जाएगा, और जो खेती से उत्पादन होता था उस पर सरकार का हिस्सा होता था, जिससे सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती थी। और दूसरा क्या किया गया, प्रौद्योगिकी सुधार किया गया, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग करना जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके और कम खेत में भी कम जगह में भी ज्यादातर उत्पादन हो सके। कीटनाशकों का प्रयोग में वृद्धि हुई, जिस कारण से ऐसा हुआ कि मतलब फसलें जो पहले कीटे खा जाते थे जिससे उसके उत्पादन में गिरावट होती थी वो थोड़ा कमी हुई। और सामान्य सुधार में देखा जाए तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, कृषि का साख प्रवर्धन किया गया, मतलब लोन लेने के लिए किसान को लोन की सुविधा मिलती रहे ताकि वो नए नए बीजों का हाइब्रिड बीजों का खरीदारी कर सके। कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार किया गया, कृषि की मूल्य नीति में भी सुधार किया गया।
अब नया टॉपिक जैसे कृषि में चालू होता है ये हरित क्रांति। हरित क्रांति का क्या होता है कि जैसे भारत में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्यम से कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले हाइब्रिड बीजों और रासायनिक खादों और नई तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप हुआ था। हरित क्रांति की दो अवस्थाएं थी। प्रथम अवस्था में 60 के दशक के मध्य से लेकर 70 के दशक के तक था, और द्वितीय अवस्था जो चालू हुई थी वो 70 के दशक से लेकर 80 के दशक के मध्य तक था। हरित क्रांति की विशेषताएं जैसे जो थी उसके हिसाब से देखा जाए तो उच्च पैदावार के किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया है ना, और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, और सिंचाई व्यवस्था का पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था की गई। मतलब उसके हिसाब से आप देखा जाए तो उन्नत किस्म के सिंचाई करने के मशीनरी का उपयोग किया जाए, जिससे कम पानी में भी अधिक से कीटनाशकों का उपयोग किया गया, जिससे फसलों को कीटनाशकों से बचाया गया। हरित क्रांति के प्रभाव से क्या हुआ, विक्रय अधिशेष की वृद्धि हुई। मतलब इतना किसानों के पास अनाज होने लगे जिससे वो घर के साल भर का अपना राशन चलाने के बाद भी सरकार को वो ज्यादातर बेच दिया करते थे, जिसके कारण देश में बफर स्टॉक भी बढ़ा है खाद्यान्नों का, और निम्न आय जो वर्ग के लोग थे उनको भी लाभ हुआ है, जिससे उनके आमदनी का भी खर्चा हुआ और कम पैसों में मतलब उनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता था। पर हरित क्रांति की कुछ सीमाएं भी है। हरित क्रांति की सीमाएं से जैसे तात्पर्य है खाद्य फसलों तक ही सीमित था, मतलब ये अनाज तक ही सीमित था, आपके फलों और उस तक से आगे नहीं जा सकता जो, और ये सीमित क्षेत्र के लिए था। जैसे आप पंजाब, उत्तर प्रदेश, इधर बंगाल, जहां पानी की सुविधा हो, क्लाइमेटिक कंडीशन सही हो, नहर नदी नाले हो, वहां जाएगा। और जहां पानी की कंडीशन सही नहीं है वहां के लिए हरित क्रांति का कोई योगदान नहीं था, मतलब नील था। और किसानों में असमानता थी, मतलब कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास ज्यादातर पूंजी था, वो ज्यादा उपयोग ले पाते थे, और जिनके पास कम था वो इसका उपयोग या इसका फायदा नहीं उठा पाते थे। किसानों को आर्थिक सहायता दी गई, जैसे कृषि सब्सिडी से तात्पर्य किसानों को मिलने वाले सहायता से है। दूसरे शब्दों में बाजार दर से कम दर पर किसानों को कुछ आगातों की पूर्ति करना। इसके पक्ष में तर्क दिए जैसे भारत में अधिकांश किसान गरीब है तो सब्सिडी के बिना वो आगाते नहीं खरीद पाएंगे। आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने से अमीर व गरीब किसानों के मध्य में असमानता बढ़ जाएगी, जिस कारण से किसानों को सब्सिडी देना एक उचित व्यवहार तरीका लगा। लेकिन इसके विपक्ष में जो तर्क दिया गया तो वो ऐसा था कि उच्च पैदावार देने वाली तकनीकी का मुख्य रूप से बड़े किसानों को लाभ मिला, अतः कृषि सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय या फिर निम्न वर्गीय जो किसान थे उन तक के जानकारी का अभाव या फिर बिचौलियों द्वारा उनको हड़प लेने के कारण उन पर नहीं पहुंच पाता था। एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता संसाधनों का व्यर्थ उपयोग को बढ़ावा देती, मतलब लोग आलसी हो जाएंगे, अपना पैसा नहीं लगाएंगे, सरकार के पैसे से ही खेती करेंगे, ऐसा मानना था, जिस कारण से इसका विरोध भी हुआ। उद्योग का महत्व अगर देखा जाए तो उद्योग का महत्व होता है, नया टॉपिक में हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें उद्योग का महत्व रोजगार सृजन करने के लिए होता है, कृषि का विकास के लिए होता है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए होता है, श्रम की अधिकता के उत्पादक के लिए होता है, समृद्धि के अधिक विकास के लिए होता है, निर्यात की अधिक मात्रा की कुंजी भी है उद्योग, आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है और क्षेत्रीय संतुलन को भी बढ़ाता है। औद्योगिक नीति जो 1956 में जो लागू हुई थी, भारत का औद्योगिक संविधान था, उसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। उद्योग का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण के। प्रथम वे श्रेणी में जिसमें 70 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना व विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में, मतलब जिसमें सरकार का नियंत्रण था। और दूसरे में 12 उद्योग वे रखे गए जिनकी स्थापना निजी व सरकार, मतलब उसमें सरकार का भी योगदान था और साथ ही साथ निजी क्षेत्र का भी योगदान था। लेकिन तीसरी श्रेणी में जो रखे गए उनमें औद्योगिक लाइसेंस यानी लाइसेंस आधारित उद्योग थे, जिससे आप लाइसेंस ले लें और उस पर पूरा जो अधिकार रहेगा वो निजी क्षेत्र का रहेगा। और इसमें जो लघु उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिक शांति में कमी आई, तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण बढ़ा। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका जो थी इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कारण मजबूत औद्योगिक आधार का सृजन हुआ, आधारभूत ढांचे का विकास हुआ, पिछड़े क्षेत्रों का विकास हुआ, बचत की गतिशीलता हुई, आय धन के वितरण में समानता बढ़ी, रोजगार प्रदान किया गया, आयात व प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया गया। और लघु स्तरीय उद्योगों की भूमिका इसमें अच्छी खासी रही। लघु स्तरीय उद्योगों में निम्नलिखित समस्याएं जैसे वित्त की समस्याएं थी, कच्चे माल की समस्याएं थी, बाजार की समस्याएं थी, तानाशाही बड़े उद्योगों का था। जो व्यापार नीति थी और उसका आयात प्रतिस्थापन देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने आयात प्रतिस्थापन नीति को अपनाया, जिसमें अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा जाता था। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय घरेलू उत्पादन से आयातों के प्रतिस्थापित करने की नीति से है। सरकार ने 2 तरीकों से उत्पादित वस्तुओं को आयात में संरक्षण दिया, प्रशुल्क, कोटा। आयात प्रतिस्थापन के कारण भारत को विकासशील राष्ट्रों में इस स्थिति में नहीं है कि वे आर्थिक व्यवस्थाओं को उत्पादित और वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सके, और महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना भी आयात प्रतिस्थापन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था।
तो दोस्तों इस तरह हमने आज के वीडियो में यहाँ तक का हमने लिया है, जिसमें आपको ये पूरा कवर किया और हमने इसको आपको बताने की कोशिश की। और इसके अगले वीडियो में हम अगला अध्याय लेके आएंगे, तो आप बने रहिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करिए तथा उनसे कहिए कि ये जुड़े, और अगर सब सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इस तरह बने रहे, अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।